तो रेलवे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आज का जो हमारा बुक है वह आपके एजू गोरिल्ला बुक का है। किसका? तो एजू गोरिल्ला बुक जो है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड आपके 3rd के लिए है। और ये बुक जो है आपकी है, ये सफलता की कुंजी आपके लिए साबित होने वाली है। और आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वह साइंस है। पूरे 40 में 40 नंबर की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी एजुका जोन की बुक है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो है ये आपकी कॉम्बो बुक है। ये आपकी एजुका जोन पब्लिकेशन की है और आपकी रामबाण बुक है कांस्टेबल के, जिसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। मैं आपको एक बार इस बुक की रिव्यू करा दूं तो देखिए इस प्रकार के आपके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके देखिए जितने भी आपके सोल्ड पेपर हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये पूरी तरह से कंप्लीट आपके इंग्लिश वर्जन में ये बुक आपको अवेलेबल है। तो देखिए आपके इस प्रकार से कुछ कंटेंट इसमें आपके दे रखे हैं। जनरल यानी रीजनिंग भी आपके दे रखे हैं। और ऊपर आप देखिए जनरल अवेयरनेस था और नीचे आपको मैथ भी मिल जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बुक जो है ये एजुका जोन की आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और देखिए अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिला है, दे रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील में आपको आसानी से ये बुक मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि गति का आयामी सूत्र पूछ रहा है। किसका? तो गति का आयामी सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए गति का जो आयामी सूत्र होता है वह आपका होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गति का जो आयामी सूत्र होता है, जो दूरी आपकी क्या होती है, तो दूरी आपकी एल दे रखी है। क्या? तो यानी देखिए लेंथ जो आपका होता है डिस्टेंस आपकी लेंथ आपकी दे रखा है। और समय का जो आपका सूत्र होता है वह आपका टी होता है। क्या होता है? समय का सूत्र आपका टी होता है। इसमें आपका और आयाम का जो सूत्र हो जाएगा एल अपॉन आपका टी, यानी जो आपका आ जाएगा एम पे आपका 0 और एल टी पे -1। ये आपका गति का आयामी का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक में क्या पूछ रहा है, भौतिक में कितने प्रकार की इकाइयाँ मौजूद हैं। ऑप्शन में देखिए 2 दे रखा है, 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 हैं। तो देखिए ये क्या है, तो भौतिक में कितनी इकाइयाँ आपकी मौजूद हैं, तो टोटल आपकी 2 इकाइयाँ मौजूद हैं। कितनी? तो टोटल आपकी 2 इकाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें आपकी एक तो आपकी मौलिक इकाइयाँ हैं। कौन सी? एक तो आपकी मौलिक हैं, एक आपकी मौलिक इकाइयाँ हैं। मौलिक इकाइयाँ क्या होती हैं? तो मौलिक राशि एक स्वतंत्र भौतिक राशि होती है जिसे अन्य भौतिक राशियों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। और दूसरी जो आपकी होती है, सेकंड जो आपकी होती है वह व्युत्पन्न इकाई होती है। क्या होती है? तो आपके व्युत्पन्न इकाई होती है। ये व्युत्पन्न इकाई क्या होती है? तो 2 आधार इकाइयों का संयोजन, जिसका अर्थ है मूलभूत इकाइयाँ जो भौतिक राशि की आपकी व्यक्त करती हैं। तो आपकी 2 प्रकार की जो आपकी हैं इकाइयाँ होती हैं, एक मौलिक, एक आपका व्युत्पन्न इकाइयाँ। आगे देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर में कि एक प्रकार में, देखिए कि एक प्रकार में एक उपकरण का उपयोग करके कोणों को मापा जाना मुख्य पैमाने के 29 डिवीज़न वास्तव में वर्नियर स्केल के 30 डिवीजनों के साथ मेल खाते हैं। यदि मुख्य पैमाने के सबसे छोटा विभाजन डिग्री के आधार पर आपका देखिए कितना दे रखा है, तो 0.5 डिग्री है, तो उपकरण की सबसे कम संख्या क्या होगी। तो देखिए उपकरण की सबसे कम संख्या पूछ रहा है और कह रहा है कि क्या कि आपके 29 और 30 आपके डिवीज़न में दे रखा है। कितना? तो देखिए एच डी बराबर कितना दे रखा है, तो आपका 29 और आपके 30 दे रखा है, 29 और 30 दे रखा है। तो अगर हम इसका गणना करें तो देखिए ये हो क्या जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/30 एम एच डी। और देखिए क्या हो जाएगा, एक एम एच डी अब देख क्या दे रखा है, तो 0.5 डिग्री दे रखा है। तो 0.5 डिग्री दे रखा है, तो 1/30 हो जाएगा और इंटू कर देंगे 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 और 0.5 का मतलब आपका 30 मिनट। कितना? तो 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 मिनट हो जाएगा। क्या? तो आपका 30 60 यानी 1 मिनट आपका हो जाएगा। यानी विकल्प कितना है, तो आपका देखिए विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 30 जब आपका जुड़ेगा तो आपका टोटल आपका 1 मिनट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर है, यदि द्रव्यमान आपका m दे रखा है, लंबाई l है, समय t है
और धारा आपकी I है, तो बीमाओं के संदर्भ में एक विद्युत सर्किट में प्रतिरोधक की बीमा क्या होगा। तो देखिए अगर प्रतिरोधक की बीमा की बात करें तो देखिए R बराबर जो आपका हो जाएगा विभवांतर यानी I बटा आपका क्या हो जाएगा विभवांतर। देखिए एक मिनट, V बराबर आपका I हो जाएगा यानी विभवांतर बटा आपका धारा हो जाएगा। तो देखिए V अपॉन I बराबर W Q अपॉन T। देखिए इस हिसाब से जो आपका हो जाएगा ml² T पे -3 I पे -2। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल आपके न्यूमेरिकल है, कह रहा है किसी द्रव्यमान m को इसके विस्थापन के प्रति समांतर बल द्वारा एक क्षैतिज समतल पर घिरनी यानी पुली द्वारा खींचा जाता है। द्रव्यमान m को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए इसका किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। कैसा, तो आपका माइनस हो गया। देखिए अगर एक बल द्वारा किया जाता है उस पर जो कार्य करने वाले बल वस्तु को विस्थापित करते हैं। गणितीय रूप से अगर देखा जाए तो आपका जो F बराबर होता है FD cos थीटा, FD cos थीटा ये आपका यह होता है, जहाँ F क्या है, F आपका जो है वह बल है, क्या है तो आपका फोर्स है, और D क्या है तो D आपका विस्थापन है, क्या है तो D आपका विस्थापन होता है। तो यही आपका होता है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको बता दूँ। देखिए F आपका जब ये इस पे लगेगा तो आपका इस तरह से आपका होगा। यहाँ विस्थापन खिंचाव वेक्टर एक दूसरे के समांतर दिशा में होंगे, क्योंकि इनके बीच का कोण जो क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक होगा। और देखिए 56 नंबर कह रहा है कि अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड यानी बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड की ऊंचाई के कारण उसके पास मौजूद स्थितिज ऊर्जा के गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो क्या होता है एक मिनट, देखिए आपका mgh होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आपके आयामहीन ऊष्मा अंतरण गुणांक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी कोलबर्न कारक। क्या, कोलबर्न कारक। देखिए कोलबर्न कारक का आपका आयामहीन ऊष्मा हस्तांतरण गुणांक के रूप में जाना जाता है। रेलांड कोलबर्न जो थे वह दृश्य से प्राप्त कोलबर्न कारक स्थानीय त्वचा और घर्षण के कारण स्थानीय संवहनी ऊष्मा हस्तांतरणीय गुणांक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 57 का करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए कह रहा है कि विकिरण की मात्रा, कह रहा है कि विकिरण की मात्रा मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। तो कह रहा है ऑप्शन में पिंड की प्रकृति पर, पिंड के तापमान पर, पिंड की सतह का प्रकार पर, या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जो आपका विकिरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो आपके उपरोक्त सभी पर, यानी पिंड की प्रकृति पर भी और पिंड के तापमान पर भी और पिंड के सतह पर भी। कि विकिरण ऊष्मा हस्तांतरण एक विधि है जो आपके ऊर्जा स्रोत गर्म वस्तुओं के बीच किसी भी संपर्क में निर्भर करती है। यह शरीर की प्रकृति और उसके तापमान और इसकी सतह के प्रकार सीमाओं पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा 58 का करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है कि वायु के लिए प्रांदल, क्या कह रहा है, वायु के लिए प्रांदल संख्या का मान लगभग होता है। तो देखिए वायु के लिए आपका प्रांदल संख्या का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 0.7। कितना होता है, 0.7 होता है प्रांदल संख्या यानी PR। क्या, प्रांदल संख्या यानी आपका PR एक आयाम रहित संख्या है जो आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी के संवेग पर आपका अनुपातों की अनुमति करता है और अक्सर गर्मी हस्तांतरण मुक्त और मजबूत संवहन गणना में प्रयोग किया जाता है। और विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि आर के मान 5 बराबर प्रतिरोधों के चित्र में दर्शाया गया है।
नेटवर्क का समकक्ष प्रतिरोध बी, देखिए कह रहा है कि विकल्प ए कह रहा है कि आपके बी तथा डी बिंदुओं के बीच आपका r/2 होगा। बी के विकल्प कह रहा है कि ए तथा सी बिंदुओं के बीच आपका r होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे होगा 60 है ना, तो आपका यहाँ होगा 61 और ऊपर आपके विकल्प में होगा 61। तो ये आपके देखिए 60 का विकल्प का है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सी कह रहा है कि बी और डी बिंदुओं के बीच आपका r होगा। डी कह रहा है ए तथा सी बिंदुओं के बीच आपका r/2 होगा। तो देखिए इसमें जो आपका विकल्प होगा, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं, तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वह आपका सी होगा। कौन सा? एक तो आपका ए विकल्प होगा, एक तो आपका बी विकल्प होगा। यहाँ पे आपका दे रखा था कि देखिए होता क्या है, एक मिनट इसको समझ लीजिए। होता है आपका 1/2r प्लस 1/r। r यहाँ पे आपका प्रतिरोध है प्लस 1/2r। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यहाँ तथा ए तथा सी के बीच जो आपका प्रतिरोध लगेगा, तो ऑप्शन विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी हमारा विकल्प दोनों करेक्ट होगा, जो कि आपका नीचे दे रखा था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक 5 ओम की नियत तार को, कह रहा है एक 5 ओम की नियत तार को एक अंगूठी बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। तार के व्यास का पारा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपका जो कह रहा है कि व्यास के पार हम दो अर्धवृत्त देख सकते हैं। एक आपका एक व्यास के ऊपर होगा और एक व्यास के नीचे होगा, और एक वृत्त के व्यास के ऊपर ही दो बिंदुओं के बीच होगा, और लंबाई तार का आधा हो जाएगी। इसलिए तो देखिए आपका होगा क्या, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए इसी पे रखेंगे तो हमारा जो आपका आएगा 1.25 ओम आएगा, यानी विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है कि यदि आई साइन WT माइनस π/2 द्वारा दिया गया है, धारा आई है, AC परिपथ में प्रवाहित होती है, इसमें ई आपका साइन WT एक AC क्षमता है लगाई जाती है, तो परिपथ में बिजली की खपत आपकी P होगी। तो देखिए इसका जो आपका होगा क्या होगा, तो E बराबर आपका जो हो जाएगा, देखिए E बराबर आपका होगा E0 यानी साइन WT यानी अब बिजली की खपत क्या हो जाएगी, बिजली की खपत निकालेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा EI cos थीटा। क्या, EI cos थीटा हो जाएगा। और जहाँ थीटा बराबर क्या है, जहाँ थीटा बराबर आपका E है, क्या है, तो थीटा बराबर आपका E है, और I कोण और चरक कोण जो है आपका अंतर है। थीटा बराबर 90 डिग्री, क्या, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यानी P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो P बराबर हमारा 0 आ जाएगा। क्या है, तो विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की एक क्षण को विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश होता है। तो देखिए इसका आपका होता है एक समान होता है। कैसा होता है, तो देखिए तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की एक क्षण की विशिष्ट जो आपकी प्रतिरोध समान होता है। एक कंडक्टर की विशिष्ट प्रतिरोध सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन कंडक्टर के आयाम से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की जो क्षण होती है वह विशिष्ट प्रतिरोध आपकी समान करती है, और विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 3 फेज 4 ध्रुव और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम की गति से चलती है। रोटर द्वारा उत्पादित घूर्णन क्षेत्र स्टेटर क्षेत्र के संबंध में डैश डैश आरपीएम की गति से आपका घूमता है। तो देखिए ये जो आपका घूमेगा 0 डिग्री पे, किस पे, 0 पे आपका घूमेगा कि 3 पेंच और 4 ध्रुव और 50 हर्ट्ज प्रेरण जो आपका मोटर है 1440 आरपीएम की गति से चलती है। रोटर द्वारा जो आपका उत्पन्न घूर्णन होगा वह स्टेटर क्षेत्र के समान में आपका 0 आरपीएम की गति से घूमता है। 3 फेज आपका जो
3 फेज आपका मोटर है वह स्टेटर स्थिर होता है। तो देखिए होता क्या है, तो एक तो आपका स्टेटर आपका 0 होता है और इसके जो आपका स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0 होता है, और देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका NS, और ये आपका रोटर जो होता है वहाँ पे आपका इस प्रकार से ऐसे दर्शाया रहता है। देखिए आगे विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 65 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवरण के रूप में कार्य करता है और यह प्रेरण मोटर की सभी आंतरिक भागों को सुरक्षा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए ये जो होता है आपका स्टेटर फ्रेम होता है। क्या होता है? स्टेटर फ्रेम 3 फेजी मोटर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। इसका मुख्य कार्य आपका होता है जो कि स्टेटर कुंडल और क्षेत्र की कुंडली को सहयोग करना। यह एक आवरण के रूप में कार्य करता है और प्रेरण मोटर के सभी आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके कार्य आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक दी स्कीरल, क्या कह रहा है कि एक दी स्कीरल केज मोटर में बाहरी कुंज, थोड़ा नीचे कर दें, यानी बाहरी केज मुख्य रूप से अपने डैश डैश को बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च प्रतिरोध धातु बार से बना होता है। तो देखिए आपका इसका जो हो जाएगा विकल्प आपके प्रारंभिक बल आघूर्ण। क्या होता है? तो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। देखिए एक दी स्कीरल केज मोटर में बाहरी केज मुख्य रूप से अपने प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आपका प्रतिरोध धार से बना होता है। दी स्केरल जो आपका प्रेरण होता है वह मोटर में घूर्णन को 2 समांतर कुंडलियां होती हैं। विकल्प हमारा ये करेक्ट हो जाएगा 66 में। और देखिए क्या कह रहा है 67 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है आपका लुईस अम्ल नहीं है। तो देखिए ये जो आपका होता है NH3, कौन सा? NH3 जो होता है लुईस अम्ल नहीं होता है। लुईस अम्ल एक रसायन है जिसमें एक खाली कक्षीय होता है और एक लुईस क्षार बनाने के लिए लुईस क्षार से इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने में सक्षम होता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वत्र तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन में है आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है या उपरोक्त सभी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका कौन सा आपका उत्तरदायी है? तो देखिए ये आपका सभी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका ये सभी विकल्प आपके उत्तरदायी हैं। देखिए आपके नाइट्रोजन गैस का उपयोग 68 है। देखिए अगर संपूर्ण तापमान के लिए उत्तरदायी घटकों में शामिल है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, विमान के टायरों में हवा भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो विमान के टायरों में कौन सी गैस हवा आपकी भरी जाती है ये पूछ रहा है। तो देखिए आपकी इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस जो होती है क्यों भरी जाती है? क्योंकि आपकी सबसे हल्की गैस होती है। देखिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग विमानों के टायरों में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दहन समर्थन नहीं करती है। जब विमान लैंड करता है तो व्हील फायर को रोकने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है कि पारा के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पारा के सबसे बाहरी कोष में जो आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें आपके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पारा यानी Hg। इसे कैसे दर्शाते हैं? तो Hg से। देखिए सबसे बाहरी कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक आपका डी ब्लॉक का तत्व है, यानी आपका पारा कैसा है? तो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। किसका? तो पारा आपका डी ब्लॉक का तत्व है और समूह 12 में रखा गया है। और पारा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 18, 32, 18 और 2, जहाँ एक आपकी पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। विकल्प हमारा इसमें बी ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 71 नंबर में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक आपका नाम पूछ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है?
तो इसका देखिए क्या होता है, तो CaCl2 ये आपका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक आपका नाम होता है। यह वाणिज्य उत्पादकों का मुख्य घटक होता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर यानी क्लोरीन पाउडर या क्लोरीन युक्त चूना कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जल उपचार और आपके विरंजन एजेंट के रूप में किया जाता है। और देखिए 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो विकल्प में आपका चावल दे रखा है, दूध है, अंडा है और सोयाबीन है। तो देखिए आपका 72 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, अंडा। देखिए मानव शरीर को सबसे सामान्य कामकाज और अच्छे स्वास्थ्य बनाए के रखने के लिए 20 अलग अलग अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें अंडे में सभी आपके आवश्यक अमीनो अम्ल आपके उपस्थित होते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है। विकल्प में दे रखा है आपका ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या एथेन है। तो देखिए अगर 73 की बात करें तो विकल्प हमारा सी होगा, मीथेन। देखिए अगर बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है, जिसका उपयोग खाना बनाने और गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 74 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन की अधिकता में जल को 290 केल्विन के जूल ऊष्मा देते हैं। जब समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस को 4 ग्राम दहन किया जाता है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए 74 नंबर है, तो अगर पूछ रहा है कि यदि हाइड्रोजन के दाढ़ द्रव्यमान का उपयोग करें तो 4 हाइड्रोजन का मोल आपके परिवर्तित करती है, तो क्या होता है, तो देखिए 4GH2 अपॉन में क्या होता है, तो 2G प्रति आपका मोल तो क्या हो जाएगा 2 मोल H2, क्या हो जाएगा 2 मोल H2। देखिए यहाँ क्या होता है, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि 2H2 और ब्रैकेट में आपका G हो जाएगा और इसके प्लस आपका O2 क्रिया हो कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2H2O और ब्रैकेट में आपका G हो जाएगा और प्लस आपका 572 J प्रति आपका मोल हो जाएगा। तो देखिए ये आपका देखिए किस में दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी में दे रखा है, किसमें 580, देखिए आपका विकल्प नंबर सी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियो सक्रिय तत्व का आधा जीवन 5 वर्ष है। रेडियोधर्मी पदार्थ का वह अंश जो 20 वर्षों के बाद रहता है। तो क्या रहा है कि एक रेडियो सक्रिय तत्व का, देखिए अगर बात करें तो एक 75 नंबर है, मान लेंगे कि देखिए मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता आपकी जो क्या है, तो आपकी 5 है, कितनी, आधा जीवन आपका 5 बचा रहा है, तो 5 साल बाद जो आपका शेष होगा, देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक आहारता, देखिए एक मिनट, यदि ए बराबर प्रारंभिक आहारता आपकी दे रखा है क्या, तो 5 वर्ष दे रखा है, यानी 5 ईयर, और शेष एग्रता क्या हो जाएगी, शेष जो आपकी एग्रता हो जाएगी वह हो जाएगी आपके A/2 हो जाएगी। पहले क्रम की प्रतिक्रिया को देखें तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका दर हो जाएगा, के बराबर आपका दर हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, तो 0.693 अपॉन आपका T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर आपका हो जाएगा 0.693 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो देखिए आपका आ क्या जाएगा, तो विकल्प आपका जो आ जाएगा ए अपॉन आपका, देखिए ये वाला आ जाएगा, विकल्प आपका डी आ जाएगा। और देखिए कह रहा है मोती के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। 76 नंबर में पूछ रहा है मोती के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो मोती के मुख्य घटक आपके होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 77 नंबर क्या कह रहा है, कि मोनोजाइटा एक अयस्क है किसका, क्या पूछ रहा है,
मोनोजाइट एक अयस्क किसका है? तो मोनोजाइट जो है आपका थोरियम का अयस्क होता है। किसका? तो थोरियम का अयस्क होता है। विकल्प हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है 78 नंबर में कि मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो देखिए मृदा अपरदन को जो है आपका तो कौन सा वृक्षारोपण करके। क्या? तो देखिए मृदा अपरदन को यानी जो मिट्टी का आपका क्षय होता है यानी प्राकृतिक कृत्रिम संसाधनों के कारण मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को हटने का काम करता है। इसे पर्यावरण को खतरा होता है। यानी आपको देखिए वन रोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज की गई सही माप का नियंत्रण किसने किया था? तो विकल्प में दे रखा है R.A. मिलिकन, J.J. थॉमसन, चैडविक और रदरफोर्ड। तो देखिए अगर 79 की बात करें तो आपके कौन है? तो R.A. मिलिकन। कौन है? तो R.A. मिलिकन है कि रॉबर्ट एड्यूज मिलिकन एक अमेरिकी प्रयोगात्मक भौतिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1923 में, कब? तो 1923 में भौतिक इलेक्ट्रॉनों चार्ज के मापन के लिए आपके फाइटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर उनके काम के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन थे? तो R.A. मिलिकन। और देखिए कह रहा है कि मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों की अधिकतम संख्या निम्न में से कौन सी है? तो सूअर है, मछली है, चूहा है और गाय है। क्या पूछ रहा है कि मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों की अधिकतम संख्या निम्न में से कौन सी है? तो देखिए ये आपकी कौन सी है? तो विकल्प आपका सी होगा चूहा। देखिए मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों की अधिकतम संख्या चूहों की होती है। ट्रांसजेनिक एक विदेशी जीन का आपकी प्रविष्टि की प्रक्रिया है जो आपके चयनित जीव की आपके जीनोम में जिनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। और देखिए 81 नंबर कह रहा है रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए और आरएनए को खंड को डैश डैश कहा जाता है। तो डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसमें विकल्प आपका दे रखा है वेक्टर, प्रोब्स, क्लोन और प्लाज्मिड। तो देखिए रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए और आरएनए को खंड को प्रोब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रोब्स कहा जाता है। और प्रोब्स प्रोब्स जो है ज्ञात अनुक्रम के साथ न्यूक्लिक एसिड के सिंगल स्टैंड रेडियो लेबल वाला अणु होता है। 82 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरल जीवित यांत्रिक उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल जीवित यांत्रिक आपका उत्तक है? तो देखिए विकल्प में है स्क्लेरेकाइमा, क्लेनकाइमा यानी पैरेनकाइमा या फ्लोएम। तो देखिए 82 का जो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी क्लेनकाइमा। देखिए क्लेनकाइमा सरल जीवित यांत्रिक उत्तक होता है। क्लेनकाइमा उत्तक अनियमित रूप से मोटी दीवारों के साथ लंबी कोशिकाओं से बना होता है और वह जो आपका संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। विशेष रूप से अगर बात करें तो बढ़ते अंकुर और पत्तियों में क्लेनकाइमा कोशिकाएं आमतौर पर जीवित रहती हैं। इन्हें सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनी केवल एक मोटी प्राथमिक कोशिकाएं भित्ति भी कहते हैं। और देखिए 83 नंबर कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के अंडाणु तंत्र में शामिल होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंडाणु में क्या आपके शामिल होते हैं? तो देखिए इसमें जो आपके शामिल होते हैं एक अंड कोशिका और 2 सिंजिड। देखिए एंजियोस्पर्म में अंडाणु तंत्र में एक अंडा कोशिका और 2 सिंजिड आपके होते हैं। एंजियोस्पर्म ये संवाहनी पौधे होते हैं जिनमें तने, जड़ और पत्तियां आपके स्थित होती हैं। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है? तो विकल्प में दे रखा है घोल है, ऑक्सीकरण है, कार्बनेशन है, संक्षारण है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के अगर बात करें विकल्प आपके 84 कह रहा है कि देखिए अगर विकल्प हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? संक्षारण। देखिए अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होती हैं जिसमें समाधान, जलयोजन, कार्बनेशन, ऑक्सीकरण,
कमी और जैविक, इसलिए संक्षारण एक संक्षारण क्या है, तो संक्षारण एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय नहीं है। जंग एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपकी परिष्कृत धातु को ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बनिक और सल्फाइड जैसे विभिन्न रासायनिक रूप से स्थिर रूप में परिवर्तित करती है। तो संक्षारण हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर कह रहा है कि सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, जो कोरल रीफ और समुद्री जीवों के लिए आपका विषाक्त है। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये अगर बात करें तो दे रखा है आपका पलाऊ है, फिलीपींस है, ताइवान है या पपुआ न्यू गिनी है। तो देखिए ये जो आपका है वो आपका जो है पलाऊ है। देखिए पश्चिम प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पलाऊ ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कोरल रीफ और अन्य जलीय प्रजातियों को प्रभावित करने वाला रसायन होता है। ऑक्सीबेंजोन सहित जहरीले रसायनों वाली सन क्रीम को देश में इस्तेमाल या बेचने की अनुमति नहीं है। पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध गंतव्य है, जो मुख्य रूप से कोरल रीफियों के लिए आपका प्रशंसित होता है। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा 85 का। कह रहा है ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए डैश डैश पादपों का प्रयोग किया था। यानी ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था। तो देखिए इन्होंने जो किया था वह पाइजम क्या है, तो पाइजम सेटावाइम का। देखिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए पाइजम सेटोवाइट पादप का प्रयोग किया था। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के, देखिए आपका इधर भी होगा 87 है, मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत पर अपवाद है। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प ए सहप्रभुत्व है। देखिए अगर बात करें तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइम पादप का प्रयोग किया था। किसका, तो आपके एक मिनट ऊपर होगा ना, 87 पृथक्करण 86 नंबर है, एक मिनट देख लेने दीजिए जरा दोबारा, कहाँ चला गया, 86 नंबर था ना, यहाँ पे है, सॉरी विकल्प नहीं ध्यान दिया। तो देखिए कह रहा ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए डैश डैश पादप का हार्मोन किया था। तो ये आपका हो गया था ना, 87 था, सॉरी। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेंडल के सिद्धांत का अपवाद है। तो देखिए ये जो आपका अपवाद है वह आपका एफ्टीटीस, कौन सा एफ्टीटीस है। एफ्टीटीस आपका मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत के अपवाद पर आधारित है। और कह रहा कि मोनोजाइटस प्रणालीगत संचार प्रणाली से सामान्य संयोजक ऊतकों में चले जाते हैं, जहां वह किस फाइगोसाइटिक सेल प्रकार में अंतर में करते हैं। देखिए 88 का जो हो जाएगा विकल्प आपका डी, कौन सा, तो ए और सी, यानी ए और सी आपके जो है, यानी देखिए मोनोजाइटस प्रणालीगत संचार प्रणाली से सामान्य संयोजी ऊतकों में चले जाते हैं, जहां वह मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल फागोसाइटिक सेल प्रकार में अंतर आते हैं। मैक्रोफेज विशेष कोशिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवों को पता लगाने के लिए फागोसाइटस और विनाश में शामिल हुए हैं। एक न्यूट्रोफिल एक प्रकार का एक श्वेत रंग होता है, एक प्रकार का ग्लूकोनासाइट और एक प्रकार का फोगोसाइट है। आपके रक्त में उच्च प्रतिशत नाइट्रोफिल होने का नाइट्रोफिलिया कहा जाता है। विकल्प हमारा ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 89 क्या कह रहा है कि माइलोजेनस, क्या कह रहा है कि माइलोजेनस ल्यूकोमिया जन्मजात गैर विशिष्ट प्रतीक्षा प्रणाली की कोशिकाओं के कैंसर युक्त उत्पादन के कारण होता है। किस ऊतक में ऐसा उत्पादन होने का सबसे अधिक आपकी संभावना है। तो देखिए ये जो आपका है बोन मैरो, देखिए माइलोजेनस ल्यूकोमिया जन्मजात यानी गैर विशिष्ट प्रतीक्षा प्रणाली
कोशिकाओं के कैंसर युक्त उत्पादन का कारण होता है। इसका उत्पादन बोन मैरो ऊतकों में होने का सबसे अधिक संभावना होती है। बोन मैरो एक स्पंजी पदार्थ होता है जो हड्डियों के केंद्र में पाया जाता है। बोन मैरो स्टेम कोशिकाओं और अन्य पदार्थों का निर्माण करता है जो बदले में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। बोन मैरो द्वारा निर्मित प्रत्येक प्रकार की रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऊतक और ऑक्सीजन ले जाती हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि मायस्थेनिया, क्या कह रहा है कि मायस्थेनिया ग्रेविस के रोगी का अक्सर कमजोरी और थकान की शिकायत होती है। क्या? तो मायस्थेनिया यानी मायस्थेनिया ग्रेविस एक आपका रोग है जो रोगी का अक्सर कमजोरी और थकान शिकायत होती है। चिकित्सा यह पहचानने की योजना बना रहा है कि क्या रोगी को दवा की अधिक मात्रा को जवाब दे रहा है या बीमारी के बिगड़ने पर एक आपके टेंसिलान परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंगित रोगी को दवा की अधिक मात्रा का अनुभव करा रहा है? तो विकल्प आपके देखिए चार प्रकार के विकल्प आपके दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प हमारा इसमें ए ही करेक्ट हो जाएगा। स्थिति की अस्थायी रूप से बिगड़ना। देखिए अगर स्थिति के अस्थायी रूप से बिगड़ना इंगित करता है तो रोगी की दवा के अधिक मात्रा की अनुभव कर रहा है, यानी आपके कोलिजार्निक संकट के साथ अधिक मात्रा में मायास्थेनिक संकट यानी दवा के तहत का निदान करने के लिए एड्रोमोफिना यानी एंड्रोमोनियम का ट्रांसिल परीक्षण और इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रांसिलान इंजेक्शन रोगी का क्या है? तो ट्रांसिलान इंजेक्शन जो है वह रोगी को कोलिनार्जिक संकट से अस्थायी रूप से आपका बदतर बना देता है, जो आपकी नकारात्मक तन्य परीक्षण होता है। तो विकल्प हमारा ये करेक्ट हो जाएगा कि स्थायी का अस्तित्व रूप से आपका बिगड़ जाता है। तो ये हमारे साइंस के 40 क्वेश्चन थे और बने रहिए। और आगे आपको मिलेंगे कौन सा? तो जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी। कौन सी? नेक्स्ट आपकी जो होगी और जनरल अवेयरनेस की होगी, जिसमें आपको जीके से लेके आपको करंट अफेयर तक के क्वेश्चन मिलेंगे। और चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि डेली आपको इसी चैनल पे आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है।